लेट्स कंटिन्यू रोटेशनल डायनामिक्स। 2 दिन का एक अनअवॉइडेबल ब्रेक हो गया और मेरा जो टॉपिक मैं समझा रहा था वह अटक गया था। मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। मैं एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू करूंगा जिस पॉइंट पर मैंने लास्ट लेक्चर को रोका था। मैंने यह बात समझा दी थी, एनी बॉडी which is free to rotate about any axis would rotate due to torque acting on it। यह बॉडी अपने ऊपर टॉर्क लगने की वजह से रोटेट करेगी एंड टॉर्क इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। टॉर्क ऑन द बॉडी इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। इंटरनल फोर्सेस की वजह से टॉर्क तो होता है, मगर सभी इंटरनल फोर्सेस की वजह से जब हम टॉर्क को वेक्टोरिकली ऐड करते हैं तो नेट टॉर्क 0 हो जाता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। और बॉडी पर सभी फोर्सेस का वेक्टर सभी फोर्सेस की वजह से टॉर्क का वेक्टर एडिशन करने पर जो नेट टॉर्क बचता है वह सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही बचता है। और हमने यह कंक्लूड कर लिया था कि बॉडी पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हम उनकी वजह से टॉर्क डिटरमाइन करके उसे हम नेट टॉर्क कहेंगे। अब मैं इसी पॉइंट से लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करता हूं। ऑन दिस बॉडी लेट्स इमेजिन ith particle having mass of mi and radius vector of ri। वंस अगेन मैंने ith पार्टिकल इमेजिन कर रहा हूं। बॉडी पर n पार्टिकल्स हैं। n में इज एनी फाइनाइट वैल्यू और इट में भी इनफाइनाइट वैल्यू। ढेर सारे पार्टिकल्स वहां पर हो सकते हैं और उन n पार्टिकल्स में किसी एक पार्टिकल को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। ith पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर आ रही है मास mi। इस पार्टिकल पर ith पार्टिकल पर नेट फोर्स Fi लग रहा है। Fi is net force on ith particle. This force is due to all internal forces as well as external forces। सभी internal forces और सभी external forces को ऐड करने पर जो net force ith particle पर है वह Fi है। अब हम कहते हैं जिस इंस्टेंट पर हम बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और उसका उस इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। At that instant, the particular instant at which we are observing, the body is rotating with angular velocity omega and angular acceleration alpha। Now, we used to say if angular velocity is omega and angular acceleration is alpha, then for any ith particle we will have some radial acceleration as well as some tangential acceleration। हमने काइनेमेटिक के पैरामीटर पहले ही देख रखे हैं, समझ रखे हैं। मैं कहता हूं इस ith पार्टिकल का कुछ ना कुछ रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा और कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। ith पार्टिकल के लिए कुछ ना कुछ यह रेडियल एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस और यह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। द radial acceleration vector is given by omega क्रॉस v। यह हमने देख रखा है।
and tangential acceleration vector is given by alpha cross r. This is the vector relationship of radial acceleration and tangential acceleration of that ith particle. मैं क्यों ना इसको ए आई आर कर दूं, ए आई आर और ए आई टी, radial acceleration of ith particle, tangential acceleration of ith particle. And for this radial acceleration, we always know the scalar relationship is v omega or v square by r or omega square r. And tangential acceleration, this is alpha into r. We used to say this is the magnitude of radial acceleration and this is the magnitude of tangential acceleration. हमने पहले ही यह चीज डिस्कस कर रखी है. The net acceleration vector of particle is tangential plus radial. Their vector sum, it's alpha cross r plus omega cross v. The net acceleration vector would be vector sum of these two vectors. हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दें. This would be the net acceleration of any ith particle. अब इधर एक कंसेप्ट और बिल्कुल साथ साथ आपको देखेगा. If you observe force on ith particle and acceleration of ith particle, force on ith particle would be always parallel to acceleration of ith particle. Force vector and acceleration vector would be in fact collinear. यह दोनों वेक्टर, क्योंकि उसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होता है, हम कहेंगे फोर्स ऑन ith पार्टिकल इज मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ith पार्टिकल. ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे हमेशा. अब हम कहते हैं I can always resolve force vector. हम force vector को resolve कर सकते हैं और force का एक कंपोनेंट रेडियल ले सकते हैं और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल ले सकते हैं. This is FIT and this is FIR. FIT is the tangential component of net force on ith particle and FIR is radial component of net force on ith particle. We used to say FIR would be mass of ith particle into acceleration of रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ ith पार्टिकल. यह जो रेडियल एक्सीलरेशन में लिखा, दिस रेडियल एक्सीलरेशन इज ड्यू टू दिस रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. आई कैन ऑलवेज राइट इट इक्वल टू mi into omega vi. Here is omega into vi, or it's mi into vi square by r, or I can write it mi into omega square r. ध्यान रहे किसी भी ith पार्टिकल के लिए ओमेगा हमेशा सेम होएगा. किसी भी ith पार्टिकल के लिए ओमेगा ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट. फॉर एनी ith पार्टिकल अल्फा ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन किसी भी ith पार्टिकल के लिए सेम. फर्क होएगा रेडियस ऑफ ith पार्टिकल में, रेडियस ऑफ
ith पार्टिकल फॉर एनी पार्टिकल वुड बी डिफरेंट, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल भी अलग होगा, और एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ ith पार्टिकल वो भी अलग होगा। दिस फोर्स, रेडियल फोर्स, वी ऑल्सो कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज centripetal force, and due to the centripetal force we have got the centripetal acceleration, the centripetal acceleration, radial inward force, क्योंकि ith पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई सही पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसका होता है, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स यह FIR, रेडियल इनवर्ड फोर्स ऑन ith पार्टिकल, and that can be related like this. While FIT, this is tangential force, this is MI into AIT, mass of ith particle into tangential acceleration. इस tangential component of force की वजह से पार्टिकल का tangential acceleration हो रहा है, and this is equal to MI into alpha RI. मुझे इधर वेक्टर साइन लगाना चाहिए और इधर स्केलरली लिख देना चाहिए, इधर भी ओमेगा क्रॉस VI लिख दो, वेक्टर फॉर्म में तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इधर FIR वेक्टर के रूप में लिखा है, तो यह भी वेक्टर और यह भी वेक्टर, और फिर इधर स्केलर लिख दिया FIR, तो यह स्केलर एक्सप्रेशन, यह भी स्केलर एक्सप्रेशन, यह सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू MI AIT, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको मैं MI AIT के लिए वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस RI, और यदि स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो FIT लिखूंगा सिंपली, और इसे लिख दूंगा MI AIT और MI इंटू अल्फा RI। हम कहते हैं इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, यह जो फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वजह से कोई सा भी ith पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, हम कहते हैं नेट फोर्स ऑन एनी ith पार्टिकल इज FIR प्लस FIP. This is FI and this is equal to MI into omega क्रॉस VI प्लस अल्फा क्रॉस RI। हमेशा यह बात लिख सकते हैं। अब जो मैं खास समझाना चाहता हूं, टॉर्क ऑन द बॉडी ड्यू टू दिस फोर्स ऑन ith पार्टिकल, इस बॉडी पर लगने वाला टॉर्क ith पार्टिकल पर इस फोर्स की वजह से, वंस अगेन टाउ आई, एनालिसिस हल्का सा बदलेगा, इसके पहले भी मैंने टॉर्क ऑन ith पार्टिकल निकाल के उसको ऐड करके नेट टॉर्क निकाला है, और इसके पहले मैंने यह बात कंक्लूड करी थी कि टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल ओनली, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा, यह बात कंक्लूड करी थी। और अब जो मैं बात कंक्लूड करने जा रहा हूं वो थोड़ी अलग है। वंस अगेन मैं टाउ आई निकाल रहा हूं, टाउ आई मींस टॉर्क ऑन द बॉडी ड्यू टू फोर्स सिस्टम ऑन ith पार्टिकल। वंस अगेन डेफिनेशन वही, RI क्रॉस FI। टॉर्क ऑन द बॉडी
ड्यू टू फोर्स सिस्टम ऑन ith पार्टिकल, इट्स आर आई क्रॉस एफ आई, द बेसिक डेफिनेशन हमने इसके पहले भी जो देखी है। और फिर मैं लिखूंगा टाउ आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ आई की जगह पर मैं लिख रहा हूं एफ आई टी प्लस एफ आई आर। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए मैं ब्रैकेट खोलकर आर क्रॉस एफ आई टी अलग करूंगा और आर क्रॉस एफ आई आर अलग करूंगा। टॉर्क ऑन द बॉडी ड्यू टू फोर्स सिस्टम ऑन ith पार्टिकल इज आर आई क्रॉस एफ आई टी प्लस आर आई क्रॉस एफ आई आर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आर आई इज रेडियस वेक्टर एंड एफ आई आर इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ith पार्टिकल। They would be always anti-parallel, collinear. Ri would be parallel to FIR. Ri cross FIR would be always zero. यह टर्म हमेशा जीरो होगी। I mean to say there wouldn't be any torque due to centripetal force or centrifugal force. सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होते हैं, और इन फोर्सेस की वजह से कभी भी कोई टॉर्क नहीं होता है। बॉडी नेवर रोटेट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बड़े ध्यान समझे कॉज और इफेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले नहीं होता है, पहले कोई सी भी बॉडी रोटेट करती है और उस बॉडी के रोटेट करने से किसी भी ith पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स दिखने लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉस रोटेशन है, न कि रोटेशन का कॉस सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस बात को अच्छी तरह समझे। किसी पार्टिकल पर, जैसे फैन है, फैन रोटेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चालू हुआ उसकी वजह से वो रोटेट होना चालू हुआ, ऐसा नहीं। वजह यह है कि उस फैन को हमने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने पर उस पर टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से वह रोटेट करना चालू करा, उसके रोटेट करने से कोई सा भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चालू करा, उसकी वजह से उसका रेडियल इनवर्ट एक्सीलरेशन हुआ और रेडियल इनवर्ट वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चालू हुआ। हम कहते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कभी भी कोई टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क वुड बी ओनली ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब मैं FIT के लिए यह एक्सप्रेशन रखता हूं, यह FIT है, MI AIT tau I is RI क्रॉस, और इधर मैं लिख रहा हूं MI इंटू AIT। There's torque on ith particle, or torque on ith particle is Mi into Ri cross AIT। There's torque on ith particle, क्यों ना हम इस टॉर्क की डायरेक्शन को, इस इक्वेशन की वैलिडिटी को हम पहले चेक करें। हम अपने सीधे हाथ की उंगलियों को RI से AIT के डायरेक्शन में घुमाएंगे।
सीधे हाथ की उंगलियों को रेडियस वेक्टर से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में। यह रेडियस वेक्टर है, यह रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर इस तरफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो मैं सीधे हाथ की उंगलियों को रेडियस वेक्टर से ले जाते हुए टेंजेंशियल वेक्टर की तरफ घुमाता हूं, रेडियस वेक्टर से ले जाते हुए टेंजेंशियल वेक्टर की तरफ, और अंगूठे की डायरेक्शन को देखता हूं। ड्यू टू दिस फोर्स द टॉर्क इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो टॉर्क लग रहा है वह अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लग रहा है। दिस वुड जनरेट अ रोटेटिंग टॉर्क डेफिनेटली। मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट करता हूं, टाउ आई इज इक्वल टू एम आई मॉड ऑफ आर आई मॉड ऑफ ए आई साइन 90 इंटू एन कैप। साइन 90 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आर आई वेक्टर और ए आई वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आर आई रेडियल है और ए आई टेंजेंशियल है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हेंस एंगल इज 90, हेंस वी हैव गॉट द टर्म sin 90. While n cap, this is unit vector along the axis of rotation. N cap is unit vector along the axis of rotation. In this situation, it's radially outward. Mod of Ri is magnitude of this distance of ith particle. Mi is mass of ith particle and Ei is acceleration of ith particle. Tau I would be equal to Mi Ri Ai into n cap. Tau I vector और n cap vector. This is the scalar multiple. अब क्यों ना हम ए आई की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दे, ए आई टी। मुझे इधर ए आई टी लिखना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्यों ना ए आई टी के लिए हम एक्सप्रेशन लिख दें, अच्छी तरह से जानते हैं। ए आई टी हमने इधर लिखा हुआ है, ए आई टी इट्स अल्फा आर आई टाउ आई इज equal to mi ri into alpha ri to n cap. और tau I is equal to mi ri square alpha into n cap. अब ये जो मैंने लिखा है, दिस इज सिंपली टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑन पार्टिकल। ith पार्टिकल पर लगने वाला Fi फोर्स, उसकी वजह से टॉर्क लिखा है। टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, whose position vector is Ri and on the particle a force Fi is acting. अब बड़े ध्यान से समझिए कि यह काम मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि टॉर्क ऑन ith पार्टिकल हमने पिछले लेक्चर में भी लिखा था, मगर उस समय हमारा उद्देश्य एक अलग था। हमारा उद्देश्य था इस बात को प्रूव करना कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क के एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। वहां पर हमने टाउ आई लिखा था इस उद्देश्य के साथ, और एक अलग एक्सप्रेशन बना था जिसमें इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस दिख रही थी, और फिर पूरी बॉडी पर टॉर्क निकालने के लिए हमने समेशन टाउ आई करा था। और फिर हमने हमारे जो बात थी, जो प्रूव करना थी, वो प्रूव भी कर दी कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई टॉर्क नहीं, टॉर्क सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। इस बार हमारा उद्देश्य एक अलग है। हम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करना चाह रहे हैं, और
उसे प्रूव करने के लिए हमने फोर्स ऑन ith पार्टिकल लिया। पहले हमने फोर्स ऑन ith पार्टिकल को कैसे लिखा था? इट्स समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। इस बार हमने फोर्स ऑन ith पार्टिकल को ऐसे लिखा, इट्स वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स। प्रूव करने के लिए उद्देश्य बदला तो चीज को लिखने का तरीका बदला। वो दोनों बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है। मैं फोर्स ऑन ith पार्टिकल को ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स ऑन ith पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। और मैं फोर्स ऑन ith पार्टिकल को ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट्स वेक्टर सम ऑफ रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। दोनों ही परफेक्टली सही है, कोई गलती नहीं है। और इस जगह पर मैंने यह चीज लिखी और यह बात प्रूव करी कि रेडियल फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टॉर्क। और उस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वह मैंने डिटरमाइन कर लिया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए। यह टाउ आई आ गया। टाउ आई इज टॉर्क ऑन द बॉडी ड्यू टू फोर्स सिस्टम ऑन ith पार्टिकल MI RA² अल्फा इंटू एन कैप। अब मैं कहता हूं नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज ऑलवेज समेशन ऑफ टाउ आई। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज समेशन ऑफ टाउ आई। समेशन ऑफ टाउ आई मतलब कि वहां पर कोई एक ith पार्टिकल तो है नहीं, वहां पर तो ढेर सारे पार्टिकल है, n पार्टिकल्स है। उन सभी पार्टिकल्स पर फोर्सेस लग रही हैं। सभी पार्टिकल्स पर लगने वाली फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है उन सभी को वेक्टोरिकली ऐड करा जाए, दैट वुड बी द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। सो नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज समेशन ऑफ MI RI² अल्फा इंटू एन कैप। नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज, अब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी ith पार्टिकल की बात करें, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन सभी पार्टिकल के लिए सेम है, कांस्टेंट है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस। सभी पार्टिकल के लिए एन कैप भी कांस्टेंट है। क्योंकि यह दोनों कांस्टेंट है इसलिए समेशन साइन के अंदर सिर्फ MI RI² ही रह जाना चाहिए, अल्फा इंटू एन कैप बाहर आ जाना चाहिए। हर एक ith पार्टिकल के लिए मास ऑफ ith पार्टिकल अलग अलग हो सकता है। अलग अलग ith पार्टिकल के लिए रेडियस वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल भी अलग अलग हो सकता है। रिकॉल, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही समझ लिया है। समेशन ऑफ MI RI इज, समेशन ऑफ MI RI² इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about which it's being rotated. It's moment of inertia about the axis. And what is alpha into n cap? What is alpha into n cap? Alpha is magnitude of angular acceleration and n cap is along the axis. ध्यान रहे अल्फा वेक्टर भी तो along the axis ही है। n cap is unit vector along the direction of alpha. n cap is unit vector along the direction of alpha. So alpha into n cap can be written as alpha vector. This is magnitude of vector and this is unit vector along the direction of the same vector. So alpha into n cap is alpha vector. I would rewrite tau is equal to I alpha. We had already concluded tau is equal to tau external. I would rewrite this expression, net torque on the body
which is only due to external forces would be equal to I into alpha. This expression of rotational dynamics is analogous to this expression of linear dynamics. Linear dynamics में जो हम लिखते हैं force which is external force only. इंटरनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी एक्सीलरेट नहीं करती है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. जिस तरह से हमने लीनियर डायनामिक्स में यह एक्सप्रेशन लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड इट्स ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इफ मास रिमेन्स कांस्टेंट. बिल्कुल इसी के एनालॉगस रोटेशनल डायनामिक्स की यह इक्वेशन है, टाउ which would be only due to external forces, which would be external torque only, would be equal to I alpha. Angular acceleration alpha is analogous to linear acceleration A. Torque, this physical parameter is analogous to external force, and moment of inertia is analogous to mass. जिस तरह से हम कहते हैं मास इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट पजेस इनर्शिया. मास इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट पजेस इनर्शिया. मतलब मास एक ऐसी पैरामीटर है जिसकी वजह से कोई सी भी बॉडी अपने ऊपर होने वाले किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है. यदि मास ज्यादा होगा तो लगने वाले फोर्स को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, उसकी वजह से एक्सीलरेशन उतना नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से परिवर्तन, उसकी वजह से चेंज नहीं हो पाएगा. और यदि मास कम हुआ, मास का कम होना मतलब इनर्शिया का कम होना, इनर्शिया का कम होना मतलब रेजिस्टेंस पावर का कम होना, अपोजिशन पावर का कम होना. ऐसी स्थिति में यदि कोई फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, उस फोर्स की वजह से चेंजेस ज्यादा होंगे, उस फोर्स की वजह से परिवर्तन ज्यादा होगा, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, ज्यादा एक्सीलरेशन होगा. मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप किसी भी परिवर्तन को अपोज करते हो, आप अपने पास में इनर्शिया रखते हो. इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी पजेस इनर्शिया अगेंस्ट रोटेशन. इनर्शिया ऑफ रोटेशन उस पर लगने वाले टॉर्क को अपोज करती है, उस टॉर्क की वजह से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले चेंज को, उसके इफेक्ट को कम करती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो टॉर्क लगने पर एंगुलर एक्सीलरेशन कम होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि कम होएगा तो टॉर्क की वजह से होने वाला एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा. हम कहते हैं एक हल्का दरवाजा, उस पर आप टॉर्क लगा के उसको आसानी से घुमा दोगे, मगर एक भारी दरवाजा यदि उस पर उतना ही टॉर्क लगाया जाए तो वो आसानी से नहीं घूमेगा, धीरे धीरे घूमेगा. हम कहते हैं भारी दरवाजे का इनर्शिया ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, हल्के दरवाजे का इनर्शिया कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, वो जो हमने लीनियर डायनामिक्स के लिए पढ़ा है, क्यों ना हम उसको रिपीट करें, दोहराएं. इस बार हम उसी लॉ को रोटेशनल डायनामिक्स के लिए कहें. हमने जो पढ़ा है, एनी बॉडी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless some external force act on it.
and any body moving would continue in its state of motion in the same direction with the same velocity until and unless some external force act on it. यह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं दोहरा देता हूं, कोई सी भी बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, अनंत तक रेस्ट पर रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और कोई सी भी बॉडी जो मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब इसी स्टेटमेंट को हम रोटेशन के लिए दोहराते हैं। एनी बॉडी एट रेस्ट would keep on at rest, would never rotate until and unless some external torque act on it. कोई सी भी बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, वो कभी रोटेट नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता। एंड एनी बॉडी रोटेटिंग would keep on rotating in the same direction with the same angular velocity until and unless some external torque act on it. कोई सी भी बॉडी जो रोटेट कर रही है वह रोटेट करती रहेगी सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, सेम डायरेक्शन में, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, अभी पूरा तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि क्यों हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती जा रही है। अभी तक घूमती चली आई है, अभी भी घूम रही है और आगे भी घूमती रहेगी, तब तक घूमती रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, इस पर इस समय कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। न केवल अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है बल्कि अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। अर्थ दो तरीके से रोटेशन कर रही है, वन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अनदर अराउंड द सन। ध्यान रहे, इनिशियली हम सिंगल रोटेशन के बात को समझ रहे हैं। डेफिनेटली इस चैप्टर को आगे पढ़ते पढ़ते अपने कंसेप्ट को बढ़ाते बढ़ाते हमें अर्थ जैसी बॉडी के मूवमेंट को भी समझना है, जहां एक रोटेशन नहीं है बल्कि दो दो रोटेशन चल रहा है, वन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड अनदर अराउंड द सन। इस तरह की बॉडीज के लेवल तक जब हम आ गए, दैट वुड बी कॉल्ड रियली ओलंपियाड लेवल, कि हम बहुत अच्छे लेवल तक आ चुके। सबसे पहले तो हम सिंगल रोटेशन के इफेक्ट को समझ रहे। हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिस तरह से लीनियर डायनामिक्स के लिए लिखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रोटेशनल डायनामिक्स के लिए भी कंसेप्चुलाइज करा जा सकता है। नाउ जिस तरह से मास स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्केलर एडिशन हो जाता है, मगर हम इसे स्केलर क्वांटिटी नहीं कहते। स्केलर क्वांटिटी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट नहीं है। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें रेफरेंस एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना होता है। क्योंकि हमको रेफरेंस एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना पड़ रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम स्केलर क्वांटिटी नहीं कह पाते। वी कॉल इट अ टेंसर क्वांटिटी। जिस तरह से फोर्स वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, टॉर्क का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हमने बताया, एक्सीलरेशन और अल्फा। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एग्जैक्टली यहां से फर्दर कंटिन्यू कराऊंगा, कोई डाउट हो तो पूछो यहां तक।